वेलकम बैक लर्न एकेडमी स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर 4 ट्राइबल डिकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज इसको समझेंगे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। मेरा वादा है कि आप अगर इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप अपने नोट्स चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को इजीली बना पाएंगे। इस चैप्टर को हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। इस चैप्टर में हम ट्राइबल सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। ट्राइबल सोसाइटी क्या है, मतलब जो आदिवासी लोग होते हैं, और डिकूज कौन होते हैं इसके बारे में भी जानेंगे, और द विजन ऑफ अ गोल्डन एज क्या है इसको भी अच्छे से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो ट्राइब्स थे ये कौन थे। ट्राइब्स कहते हैं आदिवासी लोगों को, ठीक है। आदिवासी वे लोग थे जो जंगलों, पहाड़ों और गांव में रहते थे और अपना जीवन वो शिकार करके, खेती करके, पशुपालन करके इस तरह से निर्भर करते थे। और ये जो ट्राइब्स थे ये ज़्यादा करके कहाँ रहते थे? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में रहा करते थे। और इनके अलग अलग करके कुछ समूह बने हुए थे, जैसे कुछ संथाल समूह के थे। संथाल वाले जो थे वो झारखंड और पश्चिम बंगाल में रहते। और इनका दूसरा ग्रुप था, उसका नाम था गौंड। वो गौंड कहाँ रहते थे? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। एक ग्रुप और था जिसका नाम था भील, वो राजस्थान और गुजरात में रहा करता था। खासी और नागा भी एक ग्रुप था इनका, जो कि पूर्व उत्तर भारत में रहा करता था। और कुछ आदिवासियों के समूह को कहा जाता था खासी और नागा। ये कहाँ रहा करते थे? जो आदिवासी थे, ट्राइब्स लोग थे, ये पूरी तरह से आज़ादी की लाइफ जीते थे, ठीक है, स्वतंत्र लाइफ जीते थे। और ये प्रकृति के बहुत करीब थे। और ये क्या करते थे? जंगलों में लकड़ी काटते थे। जैसे कि मैंने बताया कि छोटे मोटे से ये अपने काम शुरू करते थे, जैसे शहद इकट्ठा करते थे, लाख इकट्ठा करते थे और इनको वो इकट्ठा करके बेच देते थे। और ये जो आदिवासी थे ये एक ग्रुप बनाकर रहते थे। ये झूम खेती भी करते थे। झूम खेती एक ऐसी खेती होती है जिसमें आदिवासी जो लोग होते थे वो जंगलों को साफ करके खेती की ज़मीन को तैयार करते थे। तो ये तो थे आदिवासी लोग यानी ट्राइब्स लोग, ट्राइबल्स। अब जान लेते हैं डिकूज कौन थे। तो आदिवासी समाज में डिकूज यानी डिकू उन लोगों को कहा जाता था जो कि बाहर से आए थे, ठीक है, और उनके जीवन में वो इंटरफेयर करते थे। बाहर से कौन आए थे आपको पता है? ब्रिटिश लोग आए थे। ब्रिटिश सरकार के अधिकारी थे जिन्होंने आदिवासियों पर बहुत सारे कानून लागू किए, ज़बरदस्ती उनकी ज़िंदगी पर चलाई। और दूसरे नंबर पर कौन आते थे? महाजन, यानी जो कि सूद लेने वाले लोग थे। और ये महाजन लोग जो थे वो आदिवासियों को यानी ट्राइबल्स को क्या करते थे? ऊंची दरों पर ब्याज पर सूद देते थे, ठीक है, लोन देते थे। इस तरह से उनका शोषण करते थे। और नंबर 3 पर आते हैं वो लोग, उनको डिकूज कहेंगे, जैसे कि ज़मींदार और व्यापारी लोग। इनको भी डिकूज कहा गया है, इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्होंने भी आदिवासियों के जंगलों और ज़मीनों पर अपना कब्जा जमा लिया था ज़बरदस्ती से। तो ये कौन लोग थे? ये बाहरी लोग थे जो कि आदिवासियों की ज़िंदगी पर, उनकी लाइफ में इंटरफेयर किया करते थे और उनका शोषण करते थे। और इन डिकूज की वजह से, बाहर के आए लोगों की वजह से जो आदिवासियों का, ट्राइब्स का जो ज़िंदगी थी, जीवन था, वो बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए परेशान होकर उन्होंने इन सब के खिलाफ विद्रोह भी किया था। अब ये मैंने शॉर्टली आपको समझाया है। अब नंबर 3 का पॉइंट है हमारे यहाँ, गोल्डन एज क्या है। गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग की परिकल्पना, यानी स्वर्ण युग के बारे में क्या कहा जा सकता है जो कि इस चैप्टर में है। आदिवासी लोग जो थे उनका ये मानते थे कि एक समय ऐसा था जब वो पूरी तरह से फ्रीली ज़िंदगी जीते थे, आज़ादी की ज़िंदगी जीते थे। जंगलों में इधर से उधर घूमते थे, ठीक है, अपने जंगलों में कहीं पर भी अपना लकड़ी और भाई लाख, गोंद, इस तरह की चीज़ें इकट्ठी करना शुरू कर देते थे और बेच देते थे। तो फ्रीली ज़िंदगी जीते थे, वो अपनी मनमर्जी से कुछ भी करते थे। तो वो जो वक्त था, वो जो टाइम था उनका, वो एक गोल्डन एज था, ठीक है, स्वर्ण युग था उनके लिए। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने, यानी ब्रिटिश के लोगों ने जंगलों पर अपना अधिकार कर लिया और ज़मींदारों और महाजनों ने भी जंगलों पर अपना अधिकार जमा लिया था और इनका ट्राइब्स जो लोग थे उनका शोषण करना शुरू कर दिया था, तब उनका जो ज़िंदगी थी वो बहुत ज़्यादा कठिन हो गई थी। क्योंकि उस गोल्डन एज में ये लोग कहीं पर भी खेती कर रहे थे, ठीक है, और अपनी मनमर्जी से अपनी लाइफ को जी रहे थे। जंगलों में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते आराम से, कोई परेशानी ही नहीं थी, ना ही कोई उनकी ज़िंदगी में दखल दे रहा था, कोई इंटरफेयर था ही नहीं। और फिर क्या हुआ कि संथाल और आदिवासी के जो समूह थे उन्होंने ब्रिटिश लोगों के खिलाफ विद्रोह किया।
क्योंकि ये जो ट्राइब्स लोग थे, आदिवासी लोग थे, ये अपना जो गोल्डन एज थी, ठीक है, जो स्वर्ण युग था, उसे वापस लाना चाहते थे। वो वही ज़िंदगी जीना चाहते थे जो उन्होंने जी थी, जंगलों में फ्री लाइफ, कोई उनके ऊपर इंटरफेयर ना हो, उस तरह की लाइफ वो फिर से जीना चाहते थे और इन लोगों को वहाँ से भगाना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने क्या किया, बहुत सारे विद्रोह किए। तो चलिए इस चैप्टर में क्या है, ये बिरसा मुंडा कौन है, इसके बारे में भी जान लेते हैं और इस चैप्टर को डीपली और अच्छे से पढ़ लेते हैं। 1895 में झारखंड के छोटा नागपुर के जंगलों और गाँव में बिरसा नाम का एक आदमी घूमता रहता था। लोगों का कहना था कि उसके पास कुछ चमत्कारी शक्तियां हैं। ठीक है, लोगों का मानना था कि ये जो बिरसा मुंडा है, इनके पास ऐसी शक्तियां हैं जो कि बीमारियों को ठीक कर सकती हैं, अनाज को बढ़ा सकती हैं। बिरसा ने खुद कहा कि भगवान ने उन्हें नियुक्त किया है अपने लोगों को मुसीबतों से बचाने के लिए। लोगों का मानना था कि ये जो बिरसा है वो इसलिए आए हैं ताकि हमें डिक्रूज से बचा सके, यानी आदिवासियों को डिक्रूज से बचा सके, जो कि बाहरी लोग थे उनसे बचा सके। बिरसा का जन्म हुआ था छोटे नागपुर में रहने वाले मुंडासा आदिवासी समूह के परिवार में। बिरसा मुंडा एक बहादुर इंसान थे। कहा जाता है कि उनके पास शक्तियाँ तो थी ही, लेकिन वो एक नेक दिल और अच्छे इंसान भी थे। उन्होंने आदिवासी समाज को ब्रिटिश शोषण, जमींदारी व्यवस्था और महाजनों के कर्ज से मुक्त कराने के लिए लोगों को जागरूक भी किया। यही नहीं, बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को इकट्ठा किया, बहुत सारी सभाएं की, उन्हें समझाया कि उनके हक में, उनके न्याय के लिए, उन्हें अपने अधिकारों के लिए जो बाहर के लोग हैं, जो दिक्कूज हैं, जो कि ब्रिटिश लोग हैं या फिर महाजन लोग हैं जो उनका शोषण कर रहे थे, उनसे संघर्ष करने चाहिए। इसीलिए धरती बाबा आंदोलन भी हुआ, जिसे अर्थ फादर मूवमेंट कहते हैं। बिरसा मुंडा को आदिवासी लोग धरती बाबा यानी पृथ्वी का पिता मानते थे। उन्होंने आदिवासियों को बताया कि ये जो ज़मीन है ये उनकी है। बाहरी लोग, जो ब्रिटिश लोग और जमींदार महाजन लोग हैं, वो उनका सिर्फ और सिर्फ शोषण कर रहे हैं। बिरसा मुंडा ने लोगों को ये भी समझाया था कि तुम अपने रीति रिवाजों को समझो, मतलब आदिवासी जो लोग हैं उनको अपने रीति रिवाज ही मानने चाहिए, ईसाई धर्म को बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। यही नहीं, बिरसा मुंडा ने 1899 से 90 में मुंडा विद्रोह की अगुवाई भी की थी। और फिर इसीलिए क्या हुआ कि जो आदिवासी लोग थे वो जागरूक हो गए और उन्होंने अंग्रेज़ों की पुलिस चौकियों पर, सरकारी भवनों पर और ज़मींदारों के घरों पर हमला कर दिया। आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहुत सारे विद्रोह किए थे, जैसे कि संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से लेकर 1856 तक। ठीक है, इसके नेता थे सिद्धू और कान्हू मुर्मू। और ये कहाँ हुआ था, ये झारखंड, बंगाल और बिहार में हुआ था। ये इसलिए हुआ था कि झारखंड, बंगाल, बिहार में जो अंग्रेज़ लोग थे, महाजन थे, जो ज़मींदार थे, वो आदिवासियों पर क्या कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे। बस इनसे बचने के लिए ही ये विद्रोह हुआ था। लेकिन इस विद्रोह में ब्रिटिशर ने आदिवासियों को बुरी तरह से हरा दिया था, बुरी तरह से कुचल डाला था। फिर भी आदिवासियों ने हिम्मत नहीं हारी, वो हार मानने वाले थे ही नहीं। इसीलिए कोल विद्रोह हुआ 1831 से 1832 तक। इसके नेता थे बुद्धू भगत और ये कहाँ हुआ था, ये झारखंड में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि अंग्रेज जो थे वो कोल आदिवासियों की ज़मीन छीनकर जमींदारों और महाजनों को देना चाहते थे, इसलिए हुआ था। लेकिन इस विद्रोह को भी फिर दबा दिया गया था, पर इससे अंग्रेजों को आदिवासियों के गुस्से का पता चल गया था। इसके बाद एक विद्रोह और हुआ जिसका नाम था हो विद्रोह। ये 1820 से लेकर 1821 और 1832 तक चला। इसका नेता था छोटा नागपुर के हो आदिवासी। ये हुआ था झारखंड में। अब धीरे धीरे करके जो आदिवासी लोग थे वे विद्रोह पर विद्रोह किए जा रहे थे। अब इन्होंने एक और विद्रोह किया जिसका नाम था ताना भगत आंदोलन। ये 1914 में हुआ था और इसके नेता थे जतरा भगत। ये कहाँ हुआ था? ये भी झारखंड में हुआ था। आदिवासियों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार जो है वो छीने जा रहे थे, इसलिए ये विद्रोह हुआ था, ये आंदोलन हुआ था। अब है आज का क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से जुड़ा है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अब बताइए कि बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था। देखते हैं कितने स्टूडेंट सही आंसर दे पाते हैं। चलिए शॉर्टली इस चैप्टर की एक झलक सी समझ लेते हैं कि ये जो चैप्टर है इसमें यही बताया गया है कि जो आदिवासी लोग थे ये अपना जीवन बहुत स्वतंत्रपूर्वक जीते थे, आज़ादी से जीते थे। लेकिन कुछ जो रिकूज थे, रिकूज कौन है? जो ट्राइबल्स को, जो आदिवासियों को परेशान करने वाले थे। कौन थे? जैसे कि ब्रिटिशर्स थे, महाजन थे। तो ये जो थे ये लगातार इनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, इनकी ज़मीन छीन रहे थे, इन्हें परेशान कर रहे थे बुरी तरह से। इनका जीवन जो था वो दुर्लभ हो गया था, जीना मुश्किल हो गया था। तब जो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ छोटा नागपुर में, ठीक है, नागपुर में जब इनका जन्म हुआ तो इन्होंने बड़े होकर अपने आदिवासी समाज के लिए बहुत सारे काम किए थे।
ठीक है, उसे कैसे कि उनको न्याय दिलवाने के लिए बहुत सारे इन्होंने संघर्ष किए और आदिवासियों को संगठित किया, उन्हें एहसास कराया कि जो ये ज़मीन है जंगलों की उनकी है और उनको अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। तो इस तरह से इस चैप्टर में यही बताया गया है कि उन्होंने गोल्डन जो उनका एज था, जो गोल्डन विज़न था उनका, जो जिस दुनिया में वो रहते थे, एक सुनहरा जो ज़िंदगी थी उसको वो वापस लाने के लिए आदिवासियों ने काफ़ी लड़ाई झगड़े किए ब्रिटिश लोगों से और महाजनों से और ज़मींदारों से। आदिवासियों के हक के ही लिए नहीं बल्कि बिरसा मुंडा ने तो आदिवासियों के लिए बहुत सारे और भी काम किए थे। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को नशे की लत को छुड़ाने के लिए भी कहा। इसीलिए आदिवासी समाज आज भी बिरसा मुंडा को याद करते हैं और उन्हें अपने ईश्वर के रूप में भी मानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो चैप्टर है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।